Hello everybody, how are you all? This is me Kritika Khandelwal, your CVT PG सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न। जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं, एग्जाम होने के चांसेस कब हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पॉजिटिव मार्किंग रहती है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी CUET PG। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं CUET PG है क्या। तो CUET की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे कंडक्ट कराती है हमारी NTA। वही NTA जो नीट, JEE और UGC नेट का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। और इस एग्जाम के थ्रू आप इंडिया की अराउंड 196 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अराउंड 196 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट लेती हैं इस एग्जाम के अंडर। ठीक है, यूनिवर्सिटीज चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, हर तरह की यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट लेती हैं। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है मास्टर्स में, तो आपको CUET PG का एग्जाम क्लियर करना ही होगा। देन बात करते हैं मोड एंड फ्रीक्वेंसी की। साल में एक बार ये एग्जाम होता है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब मोड की बात करें तो ये एग्जाम CBT मोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो CUET PG या CUET UG किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिनका CBT मोड होता है। वो क्या करते हैं, जब वो मॉक लगाते हैं तो पेन पेपर मोड से लगाते हैं। बट लेट मी टेल यू कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपका एग्जाम CBT मोड में हो रहा है तो आप मॉक भी CBT मोड में ही लगाइए। इससे क्या होगा कि आप उस एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉक लगा रहे हैं पेन एंड पेपर मोड से, आप एग्जाम देने गए, आपने देखा कंप्यूटर आता हुआ भी आप सब कुछ भूल सकते हैं क्योंकि आपको उस एनवायरनमेंट की आदत नहीं है। तो CBT मोड में एग्जाम होता है और कंप्यूटर की आदत आपको अभी से ही लगा लेनी है। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में होता है, अक्रॉस 157 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्जाम होता है। बात करें एग्जाम स्ट्रक्चर की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 75 क्वेश्चन आते हैं और ऑल 75 क्वेश्चन आर डोमेन स्पेसिफिक। What is meaning of domain specific? कोई बताएगा मुझे? अगर आप सोशियोलॉजी से मास्टर्स करना चाहते हैं और आप CUET PG का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके 75 क्वेश्चन सिर्फ सोशियोलॉजी से आएंगे। अगर आप हिस्ट्री से दे रहे हैं तो आपके 75 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से आएंगे। यानी कि जो बच्चों का ये कहना था कि वो इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैथ्स आ रही है एग्जाम में, रीजनिंग आ रही है, तो अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है तो आप अब इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि ओनली डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सही करना होगा। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, मतलब 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। 4 नंबर आपको ठीक आंसर के मिलेंगे एंड वहीं पे अगर आप एक गलत कर देते तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको 3 नंबर हो जाएंगे माइनस प्लस होके। ठीक है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्किंग, ना नंबर आपके कटेंगे ना नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है जी, लैंग्वेज समझ लेते हैं। तो लैंग्वेज का बैरियर यहाँ पे नहीं होने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको हिंदी में समझ नहीं आती है, इंग्लिश में समझ नहीं आती है, तो यू कैन जस्ट स्विच द लैंग्वेज एंड रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें कि इस एग्जाम को कौन दे सकता है। सबसे पहले तो इस एग्जाम को आप कितनी भी बार दे सकते हैं, अनलिमिटेड इसके अटेम्प्ट्स होते हैं। कोई भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, नहीं। ठीक है, उसके बाद बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि देखिए मैम, हमारी बैचलर जो डिग्री है वो आएगी जुलाई तक, लेकिन एग्जाम तो आपका मार्च में हो जाएगा, तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? तो हाँ जी, आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि आपका ये लास्ट ईयर चल रहा है और डिग्री आपकी आने वाली है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब 2026 में जो एग्जाम होगा और 2026 में ही आपकी अगर बैचलर कंप्लीट हो रही है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, अब देखो एडमिशन में NTA कहता है कि एक क्वालिफिकेशन है कि आप CUET PG क्लियर कर लो। बट क्या सिर्फ CUET PG क्लियर करने से आपका एडमिशन हो जाएगा? नहीं, CUET PG क्लियर करने के बाद आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या वो मार्क्स आपके किसी ड्रीम कॉलेज की कट ऑफ से मैच कर रहे हैं? क्या आप उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो? तो मतलब इसकी डबल क्वालिफिकेशन है। एक क्वालिफिकेशन तो आपको CUET PG क्लियर करना पड़ेगा, एक क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन JNU,
और JNU में जो कट ऑफ निकली है वो आपको अपने मार्क्स से मैच करनी होगी। अगर वो मैच हो रही है तो यू आर एलिजिबल, अगर वो मैच नहीं हो रही है तो आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। ठीक है जी। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम एग्जाम डेट भी बता दीजिए, तो 2026 की एग्जाम डेट आई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2025 का नोटिफिकेशन लगाया है। सबसे पहले बात करें तो 2 जनवरी से हमारे एग्जाम डेट स्टार्ट हो गई, नहीं 2 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, यस आई एम सॉरी, 2 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे जो 1 फरवरी तक चले थे। मतलब पूरा जनवरी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हुई थी। देन उसके बाद लास्ट डेट आपकी 2 फरवरी थी। ठीक है, एग्जाम आपका 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुआ था। मतलब जनवरी में आपके एग्जाम फॉर्म्स आने के चांसेस हैं, देन मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे और मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है मैम, फीस भी बता दीजिए। चलिए फीस भी बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे जनरल की फीस रहने वाली है 1400 रुपए। इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ। ठीक है, देखो हम 4 सब्जेक्ट तक का आप पेपर दे सकते हैं मास्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशियोलॉजी से मास्टर्स करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर मेरा सोशियोलॉजी से मास्टर्स में एडमिशन नहीं होता तो मैं पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करने के लिए भी तैयार हूँ। 2 सब्जेक्ट, तो आप पॉलिटिकल साइंस से भी एग्जाम देंगे। फिर आपके माइंड में आए नहीं कि मैं सोशल वर्क से भी मास्टर्स करने के लिए तैयार हूँ, तो 3 सब्जेक्ट, यानी कि आप ऐसे करके 4 सब्जेक्ट तक आप एग्जाम दे सकते हैं। 4 सब्जेक्ट तक की वैलिडिटी आपके पास है। बट इन 1400 रुपीज में जो ये अमाउंट दी हुई है, इसमें आपकी 2 सब्जेक्ट्स अलाउड है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट के बाद अगर एक और सब्जेक्ट आप ऐड करते हैं तो पर सब्जेक्ट आपके 700 रुपीज ऐड होने शुरू हो जाएंगे। मतलब 2 सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं तो 1400, आपने सोचा नहीं मैं तीसरी सब्जेक्ट सोशल वर्क से भी एग्जाम देना चाहूंगी तो 700 और जुड़ जाएंगे। आप कहते हैं नहीं मैं चौथी सब्जेक्ट से भी एग्जाम देना चाहूंगी तो 700 और जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2800 तक का जनरल का अमाउंट जाता है। वहीं पे EWS की बात करें तो 1200 रुपए, SC ST के 1100 रुपए, PW के 1000 रुपए, और अगर कोई इंटरनेशनल बच्चा इंडिया में पढ़ने आ रहा है तो उसके हैं 7000 रुपए। और ये आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है जो पर सब्जेक्ट के हिसाब से इंक्रीज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एग्जाम पैटर्न हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे सोशियोलॉजी का सिलेबस। तो सोशियोलॉजी का सिलेबस वही है कि आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, +4 आपकी पॉजिटिव मार्किंग होगी और -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जाम आपका बायलिंगुअल फॉर्म में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश आप किसी में भी स्विच कर सकते हैं। अब हम समझेंगे यूनिट्स को। ठीक है, इस टोटल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमारी 6 टॉपिक्स है हमारे पास, और 6 टॉपिक्स में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं हर टॉपिक्स में। मतलब मैं बात करूं तो टोटल 24 यूनिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से कुछ यूनिट ओवरलैप हैं। एक यूनिट का कंटेंट तीसरी यूनिट में दिया हुआ है, तीसरी यूनिट का कंटेंट 6 यूनिट में दिया हुआ है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक बार में ही चीजों को कवर करेंगे। पहली यूनिट है बेसिक कंसेप्ट। आप चाहे UGC नेट का सिलेबस देखें, चाहे आप CUET UG का सिलेबस देखें, CUET PG का सिलेबस देखें, किसी भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो यही बेसिक कंसेप्ट हैं। यहाँ पे सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी कैसे आई, एंड देन सोशियोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स। सोशियोलॉजी को समझने से पहले हमें उसके बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, वैल्यूज के बारे में। ठीक है, कम्युनिटी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग कौन कौन से नॉर्म्स बताए हैं। ठीक है, स्टेटस एंड रोल के बारे में बात करेंगे। देखो मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा स्टेटस है। मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा स्टेटस है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा रोल है। आप एक स्टूडेंट हैं, ये आपका स्टेटस है, एंड आप पढ़ रहे हैं, ये आपका रोल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप स्टेटस एंड रोल के बीच में डिफरेंस। सोशलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, अराउंड 4 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और सोशलाइजेशन के बाद थिंकर्स की थ्योरी भी दी है, इसमें मीड की, सिगमंड फ्रॉइड की और C.H. कुले की थ्योरी के बारे में पूछा है। एंड देन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में पूछा है, जो हमारा डर्कहाइम ने दिया था। अब आप देखना ये मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर आगे रिपीट होगा, सिलेबस कैसे ओवरलैप है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हम सोशल प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। सोशल प्रोसेसेस में हम
कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट, असिमिलेशन, कैसे जब दो कम्युनिटीज आपस में मिलके एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट कर लेती है, कैसे एक कम्युनिटी दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट कर लेती है, अपने कल्चर को सबऑर्डिनेट कर देती है, ये सारे हम सोशल प्रोसेसेस इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? जब हम किनशिप की बात करें तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमारे प्राइमरी होते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो दूर के रिश्तेदार, जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है रेफरेंस ग्रुप, जो हमारा R.K. मर्टन ने दिया था। रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप है जिसका हिस्सा हम बनना चाहते हैं, जो हमारा रेफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें अलग अलग ही सब यूनिट, इसमें जो टॉपिक्स है ना, एक एक सब यूनिट बन सकती है, इतना बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। मैरिज, मैरिज कितने टाइप्स की होती हैं? फैमिली, किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन एंड इकोनॉमी, ये हमारा वेबर ने दिया था, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था। मैरिज में हम पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, सोरोरेट, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। सोशल कंट्रोल, कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं, कौन कौन से ऐसे सोशल एजेंट्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करते हैं? फैमिली हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। यूनिट 3 में हम सोसाइटी कल्चर, अब देखो कल्चर दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर रिपीट होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, ट्राइबल सोसाइटीज, रूरल सोसाइटीज, अर्बन सोसाइटीज, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। एक एक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, ठीक है, एनोमी क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद कल्चर फिर से आ गया, ठीक है, ये आ गया मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, जो हमने यूनिट हमारे टॉपिक 1 में कवर किया था, तो ये ओवरलैप है आपका ये वाला टॉपिक, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंजेस, वही हमने पढ़ा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, कैसे हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे हमारी सोसाइटीज एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, सेक्युलराइजेशन क्या होता है, सेक्युलराइजेशन इज कैसे हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में रिलीजन का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड रोल, जैसे कि एक IAS ऑफिसर है, उसकी रैंकिंग सबसे ऊपर है, या आप एक ऑफिस में चले जाइए, अब अपने स्कूल में ही चले जाइए, प्रिंसिपल सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे टीचर्स होते हैं, फिर CR होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। रैंकिंग ऑन द बेस ऑफ, अब ये रैंकिंग कास्ट के बेसिस पे भी हो सकती है, अपर कास्ट के लोगों को की रैंकिंग अपर होती है, ये हमारी क्लास के बेसिस पे भी हो सकती है, अमीर और गरीब के बेसिस पे हो सकती है, स्टेटस के बेसिस पे हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन सोसाइटी में कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इंडियन सोसाइटी कैसे एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, कैसे अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एथनिसिटी के लोग एक साथ मिलकर इंडिया में रहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है जी। कास्ट हम पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट हमारा M.N. श्रीनिवास ने दिया था। प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट भी M.N. श्रीनिवास ने दिया था। कैसे लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों का कल्चर फॉलो करते हैं, जिससे उनका सोशल स्टेटस ऊंचा हो जाए, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है कि हम कैसे वेस्ट के कल्चर की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं रेदर देन हमारे लोकल कल्चर की तरफ। मॉडर्नाइजेशन, प्रोफिटाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, कैसे गांव का कल्चर शहरों की तरफ जा रहा है, शहरों का कल्चर गांव की तरफ आ रहा है। उसके बाद सोशल इश्यूज क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, यहाँ से आपके मेनली एक्ट्स एंड लॉस में सवाल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यहाँ से आपकी रिसर्च क्या है, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, ठीक है। कुछ ऐसी रिसर्च होती है जो क्वालिटेटिव होती हैं, कुछ ऐसी रिसर्च होती है जो क्वांटिटेटिव होती हैं। उसके बाद रिसर्च डिजाइन, सर्वे क्या होता है, हाइपोथेसिस से बहुत सवाल बनते हैं, हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। उसके बाद सैम्पलिंग से हमारे सवाल बनते हैं, डेटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हम किसी को देख के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्वेश्चनियर, हमने एक पेपर लिया, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे, हम अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब मांग रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चनियर, ठीक है। हम केस स्टडी कर रहे हैं, मैं किसी गांव को समझना चाहती हूँ
तो उस गांव को समझने के लिए मैं उस गांव में एक इन डेप्थ स्टडी करूंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, केस स्टडी। किस किस तरह का डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं किसी सोसाइटी को समझने के लिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यहाँ पे पूरा स्टैटिस्टिक्स है आपका, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब हमने डेटा ले तो लिया, हमने क्वालिटेटिव डेटा भी ले लिया, क्वांटिटेटिव डेटा भी ले लिया, बट उस डेटा को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, कैसे हम उसको टेबुलेट करेंगे, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड को हम कवर करेंगे। उसके बाद कैसे सोशल रिसर्च में हम कंप्यूटर्स का यूज करके उस रिसर्च को और एनहेंस कर सकते हैं, और इजी बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, ठीक है, क्यों हम पढ़ रहे हैं सोशल प्रॉब्लम्स, और सोशल प्रॉब्लम्स को लेके डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जैसे डरखाइम हमारे एनोमी की बात करते हैं, बेकर लेबलिंग थ्योरी की बात करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल इश्यूज कैसे हैं, ऐसे इश्यूज जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। कौन कौन से हैं, कास्ट में इश्यूज आते हैं, वही क्लास, जेंडर, जो स्ट्रेटिफिकेशन में हमने पढ़ा है वही चीजें यहाँ पे कवर हो रही है। प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज में फीमेल फेटिसाइड, कैसे भ्रूण हत्या की जाती है, दहेज प्रथा चल रही है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें एक्ट्स, लॉज और जीके, ये सब हम पढ़ेंगे। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में क्राइम, जुवेनाइल डिलिक्वेंसीज, उसके बाद करप्शन, कैसे लोग करप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे कम्युनलिज्म सोसाइटी को 2-3 हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है, कैसे आजकल के यंग यूथ में ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है। उसके बाद लोग सोसाइटी के प्रेशर में आके सुसाइड कर रहे हैं। नेपोटिज्म, कि लोग अपने ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं, तो आपके पास चाहे कितनी ही अच्छी मेरिट हो, कितनी ही अच्छी नॉलेज हो, अगर आप उस मैनेजर के कुछ रिश्तेदार नहीं लगते हैं तो आपका उस कंपनी में सिलेक्शन नहीं होगा। नेपोटिज्म चलता है, यानी रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को नौकरी दी जाती है। उसके बाद प्रोस्टिट्यूट, कैसे वुमेन प्रोस्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं। और उसके बाद है हमारा एड्स, ठीक है। ये आपकी 6 यूनिट है। 6 की 6 यूनिट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ओवरलैप हैं। देखो, सोशल प्रॉब्लम्स भी हमारा ओवरलैप है, हम इसको एक साथ पढ़ सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल इश्यूज, इस टॉपिक को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंडियन सोसाइटी को हम एक पार्ट में पढ़ेंगे। देन जो रिसर्च वाला पार्ट है उसको हम पूरा एक साथ पढ़ेंगे। सोसाइटी कल्चर, यहाँ पे जो कल्चर ये वाला है वेट, और कल्चर हमारा जो स्टार्टिंग में था मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो हम पूरा सिलेबस को पढ़ेंगे, लेकिन हम बार बार एक चीज को कवर नहीं करेंगे। हम इस तरह से कवर करेंगे कि एक टॉपिक हमारा अलग अलग यूनिट में एक साथ कवर हो जाए, ठीक है। आई होप सिलेबस आपको समझ आया होगा। इसको मैं कैसे कैसे कवर करने वाली हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, कृतिका मैम। इसको कैपिटल और स्मॉल ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है। यहाँ पे मैं एक बार सिलेबस आपको अपलोड कर दूंगी, आप सिलेबस देखिए। सिलेबस को साथ में लेके आप वीडियो भी देख सकते हैं। ये तो पूरा सिलेबस मैंने ऑफिशियल सिलेबस ही डाला है। एग्जाम पैटर्न आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये सिलेबस हम कैसे कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।